ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सीएमए फाइनल के लिए मैं आपको सॉल्व कराने आ रहा हूं जून 24 का एसएफएम का पेपर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा और आप ये सॉल्यूशन सीख कर अपना नॉलेज को भी एनहांस कर लोगे और पेपर पैटर्न को भी अच्छे से समझ जाओगे। इस सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे विच इज़ t.me/sjc institute। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हो तो क्लास नोट्स में जाकर जो ड्राइव लिंक आपको दिया हुआ है क्लास नोट्स का, उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, सो आपको इस पेपर का ओवरव्यू समझने के लिए एक बार ये पेपर पढ़ के आना जरूरी है। सीधा सीधा पेपर देखोगे तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा जितना एक बार अपने से देख कर आके इसको देखोगे वीडियो को तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा, अपने एक्सपेक्टेशन को राइट सेट करना कि मैं यहाँ पर सॉल्व करके लाया हूँ, मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा कि किसमें क्या बोला है करने को। ऐसा नहीं कि एक एक सम को हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा का पूरा हाथ पकड़ के सिखा दो। ठीक है, तो मैं बस क्वेश्चन है उसमें क्या करने बोला है और क्या करना है बस उतना ही बताऊंगा। मैं कोई रेगुलर क्लास नहीं ले रहा हूँ कि आपको पूरा हाथ पकड़ के समझाने वाला हूँ। तो आपका काम इससे मेरे नज़र में हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो क्लास में है। ऐसा कुछ भी अगर किसी पेपर में आएगा जो क्लास में कभी कवर ही नहीं हुआ तो पूरा कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, बट अदरवाइज जस्ट फटाफट आपको बता के ओवरव्यू दे के सोल्यूशन दे के निकल जाऊंगा। और ये सोल्यूशन इसलिए भी मुझे देना जरूरी लगता है बिकॉज इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरा फुल्ली सॉल्व आता नहीं, या कई बार सॉल्व आता है तो आपको समझ नहीं आता है। राइट, तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी विथ MCQ क्वेश्चंस। द फर्स्ट MCQ क्वेश्चन इज फ्रॉम, एज यू कैन सी, कैपिटल बजटिंग। तो क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट ऑफ ZOBM लिमिटेड रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 lakhs एंड इट जनरेट्स कैश इनफ्लो ऑफ 29.85 lakh फॉर 5 years. If the risk-free discounting rate is 10% and premium for normal risk is 3%, what is the maximum premium for abnormal risk that can be earned on this project using IRR method? तो normally जो discounting rate होता है ना, that is the interest rate, और ये basic concept में सिखाया जाता है कि it is comprised of 3 items which is risk-free rate of return plus normal risk return plus कोई special risk return अगर हो तो, जैसे कि यहाँ पे abnormal risk return बोल रहा है। तो आपको ये तीनों को कंबाइन करके डिस्काउंटिंग रेट बनाना है। अब ये एडिशन मॉडल से भी होता है और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से भी होता है। तो कुछ नहीं बोले तो हम लोग एडिशन मॉडल एज्यूम करते हैं जिससे काम सिंपल हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है और ये हम लोगों का एनुअल इनफ्लो है। तो IRR मेथड से आपको ये वाला पार्ट बताना है। तो पहले IRR मेथड से IRR निकालना है विच इज़ द डिस्काउंटिंग रेट, और फिर उस डिस्काउंटिंग रेट में बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल रिस्क रिटर्न होगा। तो मैंने क्या किया, IRR इक्वेशन बनाया कि 100 लाख इज इक्वल टू 29.85 इंटू एन्युटी फैक्टर एट द रेट R% फॉर 5 years। फिर यहाँ पे एन्युटी फैक्टर कितना होगा वो कैलकुलेट किया 100/29.85 करके, जो है 3.35। तो इसमें से कौन सा 3.35 दिख रहा है, वो दिख रहा है 15%। तो इसका मतलब जो IRR है वो है 15%। तो उस 15% के हिसाब से अगर हम ब्रेक करें तो डिस्काउंटिंग रेट 15% हो गया, तो RFF है 10, नॉर्मल प्रीमियम है 3, तो अब नॉर्मल प्रीमियम हो गया 2। तो आंसर इज 2%। ईजी है, बट ये कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए। अगर आपके लिए नया था तो आप इसको मार्क करके कहीं अपने समरी नोट्स में लिख लो, अगर आपको रिलेट हो गया तो ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इक्विटी वैल्यूएशन का। आप देखो क्या बोल रहा है, इजैन लिमिटेड हैज एन ROE ऑफ 18% एंड प्लाउबैक रेशियो ऑफ 50%। प्लाउबैक रेशियो मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। ठीक है, द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इज 13% विच इज KE। इफ द कमिंग ईयर्स अर्निंग्स और EPS आर एक्सपेक्टेड टू बी 4, सो कमिंग ईयर मतलब ये E1 है ना, E1 दिया हुआ है। एट व्हाट प्राइस इजान शेयर शुड सेल इन 3 years, यानी P3 निकालना है।
तो क्या क्या दिया हुआ है, ROE दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रिटेंशन को अपने बी बोलते हैं, बी दिया हुआ, ROE मतलब R दिया हुआ है, तो B इंटू आर करके ग्रोथ आ जाता है। फिर KE दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है, हम लोग को P3 निकालना है। तो P3 का फॉर्मूला क्या होता है, P3 का फॉर्मूला होता है D4 बाई KE माइनस जी, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। तो D4 कैसे निकालेंगे, D4 इज इक्वल टू E4 इंटू पे आउट रेशो करोगे, राइट, E4 इंटू पे आउट रेशो। तो मैंने क्या किया, पहले E1 ले लिया 4, रिटेंशन अगर 50 है तो पे आउट भी 50 होगा, तो D1 ले लिया 2, ओके। तो D1 से फिर D4 निकाल लिया। D4 कैसे निकलेगा, जो D1 है इंटू 1 प्लस जी के पावर में 3, तो G कैसे आएगा, B इंटू आर करके 18 इंटू 50 करके G आ गया, तो G निकाल लिया 9%, और D4 निकाला D1 इंटू 1 प्लस जी के पावर में 3 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी कर दिया। तो KE क्या है 13 माइनस जी क्या है 9। तो इसको सॉल्व करके हमारा P3 आ गया, और ये P3 हमारा आंसर में भी मिल गया, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है। तो पोर्टफोलियो का अगेन ये थोड़ा सा ध्यान रख के करने वाला चीज़ है, क्योंकि ये याद नहीं रहता। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज 15%, वेरिएंस ऑफ रिटर्न इज 280% स्क्वायर, इफ द इन्वेस्टर्स टॉलरेंस इज 70, व्हाट विल बी द इन्वेस्टर्स यूटिलिटी। तो ये फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। तो इन्वेस्टर्स यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है माइनस करते हैं हम लोग उससे जो वेरिएंस है डिवाइडेड बाय टॉलरेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सम कर पाओगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 है, वेरिएंस 280 है, और टॉलरेंस लेवल है 70, तो सॉल्व करके आ रहा है 11, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल बजटिंग का। ये एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लेकर एक रिस्क वाला कैलकुलेशन है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवीज निकालते हैं। तो इसमें बोल रहा है मीन वैल्यू 11700 है, और फिर एसडी जो है वो 6000 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी निकालना है बिटवीन 7200 से 13200, और उसके लिए एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दिया हुआ है। तो हम लोग इसका स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं, पहले जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे कि इसका और इसका, तो उसको x1 x2 मान लो, फिर इसको z1 z2 में कन्वर्ट करो। तो स्टेप 1 है x1 x2 क्या होगा, स्टेप 2 है z1 z2 क्या होगा। z1 z2 कैसे आएगा, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो x माइनस म्यू मतलब मीन, डिवाइडेड बाई सिग्मा मतलब एस डी। तो उसको सॉल्व किया तो z1 का वैल्यू आ गया और z2 का वैल्यू आ गया। फिर जो एनपीवी का प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको लेकर एक पहले रेंज सोचो कि हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, दैट इज योर स्टेप 3। स्टेप 3 इज रिक्वायर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जो x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 7200 एंड लेस देन 13200। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इट शुड बी एरिया ऑफ z ग्रेटर देन जो z1 का वैल्यू है विच इज़ -0.75 एंड z2 का वैल्यू है विच इज़ 0.25। तो ये आपको निकालना है। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे x लिख सकते हो पहले, फिर आप नीचे में z लिख सकते हो। तो मैंने नीचे वाला का ही वैल्यू लिखा z का, कि मेरे को ये 0.75 जो होता है वो 0 के लेफ्ट साइड में होता है, और 0.25 होता है जो 0 के राइट साइड में होता है। तो मेरे को बिटवीन वाला अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बिटवीन वाला एरिया चाहिए। तो ये दोनों एरिया को मैं अगर जोड़ दूँ तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 0 to 0.75 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 0.2734, और 0 to 0.25 का वैल्यू 0.0987 दिख रहा है, वो ये वाला। दोनों को जोड़ा 0.3721 आया, दैट इज इक्वल टू 37.21%। दिस इज माय आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5। दिस इज फ्रॉम म्यूचुअल फंड। Mrs. रुद्रा on 1st August, मिसेस भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है, मेसर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वट एवर। ड्यूरिंग इनिशियल ऑफर ऑफ AB म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन 10,000 units having face value of ₹10 for each unit. On 31st March 2024, dividend declared and given by AB mutual fund was 10%. And Miss Rudra found that her annualized yield was 150%. ओके, तो एनुअलाइज यील्ड दिया हुआ 150। ये खरीदा कब था, अगस्त में, और ये 31 मार्च को डिविडेंड का बात हो रहा है।
आपको बोल रहा है कि NAV निकालो ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो अगर अगस्त से आप 31 मार्च जाओगे तो इट इज़ 8 मंथ्स, तो होल्डिंग इज 8 मंथ्स एंड वी हैव जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर एनुअलाइज यील्ड, दैट इज क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV प्लस एनी काइंड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV इनटू 12 by period of holding is equal to 150%. So by solving x is coming 19. That is the answer. भी क्या ना, ऐसे देखने से उतना मज़ा नहीं आता। पॉइंट इज अगर आप ये अपने से करके आते हो तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है। डिजिटल फाइनेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज अ टाइप ऑफ distributed ledger which provide an order, time stamped and highly secured record of transactions. So this is very obvious, blockchain. Next, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है। मिस्टर केऑन, पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो XB whose current market value is 1800 lakh. It is expected that the market are likely to correct downwards and hedging needs to be adopted using Nifty index futures. Currently index futures are quoted at 8000 with each contract underlines 200 units. तो एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा 8000 इंटू 2 16 लाख। मिस्टर केऑन hedges 100% of his portfolio. The Nifty index contracts to be sold is 180. What will be the portfolio beta? तो नॉर्मली बीटा दिया होता है, हम लोग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं। इस बार नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सोल्ड दिया हुआ है तो बीटा निकालने बोल रहा है। तो इसका इक्वेशन होता है कि हाउ इफ यू आर हेजिंग 100% ऑफ द पोर्टफोलियो देन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू portfolio value of portfolio divided by lot size, okay, of Nifty is equal to number of contracts. If you remember this equation तो इसको सॉल्व करके बीटा पोर्टफोलियो आ जाएगा। ओके, तो बीटा पोर्टफोलियो 1.6 आया। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। Here we are talking about the current price of BCC stock is 1515 and it is expected that the price of stock may either go up 1818 or go down 1212. The strike price of call option is 1515 and risk free rate is 7%. The probability of decrease in stock price is, देखो फिर से उल्टा क्वेश्चन पूछता है, प्रोबेबिलिटी पूछा। नॉर्मली प्रोबेबिलिटी दिया हुआ होता है और आपको कॉल ऑप्शन का प्राइसिंग पूछ रहा होता है, तो यहाँ पर बट ठीक है, खाली प्रोबेबिलिटी तक ही पूछा है। कॉल ऑप्शन का प्राइसिंग दिया हुआ भी नहीं और पूछा भी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी तक पूछा है। तो आप बाइनोमियल मॉडल के हिसाब से डेटा लिखें। मान लीजिए स्टॉक प्राइस लिखा, फिर एक्सरसाइज प्राइस लिखा, फिर RF लिखा, फिर आपने ऊपर कितना वैल्यू है नीचे कितना वैल्यू है वो लिखा, और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज पूछा है तो पहले अपसाइड निकालना पड़ेगा फिर डाउन साइड निकलेगा। तो आपने एक और रिस्क रेट 7% दिया हुआ है तो उसके हिसाब से e to the power 0.07 इंटू, यहाँ पे एक चीज़ है ना, t का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो t का वैल्यू जब नहीं दिया हुआ तो अपने 1 ईयर सोच के करें। तो ये एक सरप्राइज था, यहाँ पर t का वैल्यू 1 मान के e to the power 0.07 का एक हमने वैल्यू निकाला, और फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पर अपना PU का फॉर्मूला में यूज़ किया, विच इज़ RFF माइनस डाउन साइड फैक्टर बाई अपसाइड फैक्टर माइनस डाउन साइड फैक्टर। तो RFF आ गया ये वाला। अब डाउन साइड फैक्टर कैसे आएगा, 1212 डिवाइडेड बाई स्टॉक का करंट वैल्यू विच इज़ 1515। तो डाउन साइड फैक्टर आएगा 1212 बाई 1515 और अपसाइड फैक्टर आएगा इसी तरह से विच इज़ 1818 बाई 1515। ठीक है, 1818 बाई 1515 ऐसा करके you have got upside factor and downside factor. So from this PU has come और PU से फिर PD आ जाएगा, फिर PU से PD आ जाएगा एंड द आंसर इज कमिंग एज 0.32। तो ये क्या है, रफली मैच हो रहा है, एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस। नेक्स्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे SFM में ना ये अप्रॉक्सीमेशन का पंगा है, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ तो वही यूज़ करना है और कोशिश करना है हर जगह 3 या 4 डेसिमल लेके सम सॉल्व करना है। कम डेसिमल तो लेने का सोचना ही नहीं, हमेशा 3 या 4 तो मिनिमम लेना ही है, और 3 तो मिनिमम लेना ही, 4 तक भी जा सके सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आंसर ज़्यादा से ज़्यादा मैच करे। फिर क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, इफ़ कंक्लूजन एंड ओपिनियंस ऑफ इक्विटी एनालिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट्स based on publicly available information are reflected in the stock price। पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड है तो उसको हम लोग सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। फिर होता है इसके एक होता है वीक फॉर्म,
एक होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग ही रास्ता होता है, याद है ना आपको। All right. So next is which one of the following Greek alphabets with respect to option measures the sensitivity of the option with respect to time. Time से theta, T for time, T for theta, right? Delta मतलब change in price, rho मतलब change in rate, vega मतलब volatility. Next, Dazon Limited, an export customer who relied on interbank rate of US dollar 82.45/10, इसको रीड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं /83.10, नेक्स्ट रुपी में चला जाएगा। Requested his banker to purchase a bill of US dollar 90,000. What is the rate to be quoted to Dazon Limited if the banker wants a margin of 0.2%? So बैंकर क्या चाह रहा है, मार्जिन चाह रहा है 0.2%, मतलब वो एक्स्ट्रा ले लेगा जो भी आप उसको रेट कमिट करोगे। बट अभी ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा रेट इसमें अप्लाई होगा। तो कौन है, एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसके पास डॉलर आएगा तो ही विल सेल डॉलर। और ये रेट क्या चीज़ का है, ये रेट आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा है रुपी पर डॉलर, बट $1 में इतना रुपया नहीं मिलेगा ना, तो ये डॉलर का रेट है। इसको हम लोग को रीड करना पड़ेगा, डॉलर का रेट। रुपी पर डॉलर लिखा है तो ठीक ही लिखा हुआ, डॉलर का रेट है, ठीक है। दिस इज डॉलर रेट, मतलब ऐसा नहीं है उल्टा लिखा हुआ। नॉर्मली कई बार होता है ना सम्स में उल्टा लिखा हुआ रहता है ना। रुपी पर डॉलर लिखा है तो $1 में इतना रुपया मिलेगा, एकदम सही लिखा हुआ है। तो दिस इज डॉलर रेट, और डॉलर हम लोग सेल करेंगे तो बैंक डॉलर हमसे बाय करेगा, तो बाय करेगा तो बैंक बाइज एट अ लोअर रेट, बैंक सेल्स एट हायर रेट, बैंक बाइज एट लोअर रेट। तो ये रेट हम लोग के लिए लागू है, ठीक है। अब जब कभी भी मार्जिन दिया हुआ होता है तो क्या सिखाया था, बिड और घट जाएगा, आस्क और बढ़ जाएगा। मार्जिन का इम्प्लीकेशन क्या होता है, बिड और घट जाएगा, बैंक और लोअर रेट पे बाय करेगा, ठीक है। तो ये मार्जिन का इम्पैक्ट हर समय जोड़ने से नहीं सोचा जाता। बैंक अपना मार्जिन आपसे चार्ज करके रेट और कम कर देगा। जब बैंक आपसे डॉलर बाय कर रहा है तो और लोअर रेट पे बाय करेगा, अगर वो सेल करता तो और हायर रेट पे सेल करता। तो यहाँ पे बैंक बाइज लोअर, तो मार्जिन को और घटा के और कम रेट कर देना। आंसर इज 82.29। सब छोटा छोटा चीज़ है जो प्रैक्टिस कर करके दिमाग में सेट होता है। अभी आपको सुन के सेट हो रहा है कि नहीं, कितना मेरे को नहीं पता, बट मेरा अनुमान है कि आप सीधा तो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं सुनोगे, आप पढ़ के आए होगे। तो अगर आपको ये क्लिक नहीं कर रहा है कोई कारण से, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का कमी है, रिविजन का कमी है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक लाइन y axis represents the return for a particular security and x axis represents return for market index। तो यानी इसको मैंने ड्रॉ किया है, x axis और y axis में क्या है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है से, तो आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन एक्चुअली यही होता है। तो ट्रू लग रहा है। फिर द SML is same as characteristic line for individual security। No, SML is totally different relationship। Slope of SML is the beta for a particular security। No, slope of SML is the return per unit of beta। तो ये भी नो है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। SML तो अल्टीमेटली वो CAPM के क्वेश्चन को डिराइव करने में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट। तो आंसर इज डेट मार्केट। इट इज अ वे टू सेल योर डेट, ठीक है। इट इज अ वे टू सेल योर रिसीवेबल्स, बेसिकली इट इज अ वे टू सेल योर रिसीवेबल्स। तो दिस इज नॉट अ कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, कैपिटल मार्केट जैसे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होता है। मनी मार्केट क्या होता है, जो आपका फास्ट आपको पैसा दे देगा, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह। तो डेट मार्केट क्या होता है, डेट मार्केट वाला चीज़, मान लो आप सिक्योरिटाइजेशन जब कराओगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं ओनस है कि आपको रियलाइज करके वो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो एक तरह से ये डेट इन डिस्गाइज है, बट बुक्स में इसको डेट की तरह रिकॉर्ड नहीं करते।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम? तो डिजिटल मनी, डिजिटल एसेट, डिजिटल लाइबिलिटीज, तो इसका आंसर है मनी एंड एसेट्स. डिजिटल लाइबिलिटीज आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंस इकोसिस्टम. तो आंसर है ए एंड बी. नेक्स्ट 15 नंबर में क्या बोल रहा है? मिस्टर के एम एन इन्वेस्टर बाइज अ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्रीमियम ऑफ 150. द एक्सरसाइज प्राइस इज 45. ठीक है, एंड द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 42. तो करेंट मार्केट प्राइस शेयर का 42 है, एक्सरसाइज प्राइस 45 है. तो अभी क्या है, ये अभी एक तरह से आउट ऑफ द मनी है. प्रीमियम लग रहा है 150. इफ द शेयर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स रीचेज 50, द शेयर प्राइस 50 हो गया, तो कॉल इन द मनी हो गया. तो इसका मतलब 5 रुपये का गेन होगा. 45 माइनस 50 करके 5 रुपये का गेन कॉल में मिलना ही मिलना. एक्सरसाइज प्राइस ऊपर जो भी मिलेगा वो गेन हो जाएगा. What is the profit made by the option holder on exercising the option? Contract is for 100 shares. तो 5 रुपये इंटू 100 500, और उसके अगेंस्ट में प्रीमियम दिया 150, तो 350 इज द प्रॉफिट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा. हो गया. अब देखो, आप ये जो 15 क्वेश्चंस मेरे साथ कर लिए, सिर्फ करना नहीं है, आपको नोटिस भी करना है कि कहाँ पे आप फंस गए, कहाँ पे आपका कंसेप्ट बैठ नहीं रहा था. तो उस कंसेप्ट को जाके अपने समरी नोट्स में अपडेट कर लेना है, एक बार मार्क कर लेना है, जिससे कि वो वापस से डिटेल में देखकर आपको याद आ जाए. कोई भी चीज़ को ना नज़रअंदाज करना बहुत रिस्की होता है. तो आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो भी हमने सीखा वो एक्चुअली आपको आता था कि नहीं आता था. अगर नहीं आता था तो उसका रिवीजन करना है, यूट्यूब में वीडियो देखना है, क्लास का वीडियो देखना है, नोट्स को पढ़ना है, डाउट्स पूछना है. राइट. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2A. तो 2A इज अबाउट कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन. ठीक है, एनपीवी निकालने का क्वेश्चन है, तो इसको भी समझा देते हैं कि इसमें क्या करना है. तो बैटेक लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर्स. इट वांट्स टू इंट्रोड्यूस एआई व्हिल मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स. द एस्टिमेटेड एनुअल सेविंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इज एज फॉलोज. अभी सभी को एआई पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या एआई सेविंग्स होगा? 5 एम्प्लॉय कम हो जाएगा, जिसका सैलरी बचेगा. फिर रिडक्शन ऑफ 1.5 लाख इन प्रोडक्शन डिलेज कॉज्ड बाय इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स. तो इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स के कारण 1.5 लाख का डिले का सेविंग्स आएगा. फिर लॉस सेल्स रिड्यूस हो जाएगा. फिर टाइमली बिलिंग से फ़ायदा हो जाएगा. और इस पूरे से अगर हम नोटिस करें तो कितना फ़ायदा होगा? 1.5 लाख इंटू 5 एम्प्लॉय 7.5. सर ये तो बहुत गलत चीज़ है ना, ये आने से आदमी का नौकरी जा रहा है. ऐसा नहीं, ये आदमी खाली होके कंपनी से निकाल दिए जाएंगे, ऐसा नहीं. सोचो इस काम से निकल कर दूसरा काम कर लेंगे ना, जो और बेटर काम होगा, जिसमें सच में आदमी की ज़रूरत है. तो आप ये मत सोचो कंपनी निकाल ही देता है. कंपनी सोचता है कि उसको और बेटर अपॉर्चुनिटी क्या दें, अगर कंपनी का कल्चर अच्छा है तो. खैर, तो ये 7.5 लाख है, ये 1.5 लाख है, ये 1.25 लाख है, 1 लाख है, मिला के टोटल जो बेनिफिट आ गया अभी तक 11.25. फिर क्या बोल रहा है? परचेज प्राइस ऑफ द सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एआई इज 10 लाख एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज 50,000. फिर 80% ऑफ परचेज प्राइस विल बी पेड इन द ईयर ऑफ परचेज एंड रिमेनिंग विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर. ये तो एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, इसमें नहीं ध्यान दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो बोल रहा है 80% ऑफ परचेज प्राइस, यानी 8 लाख आप ईयर 0 पे दोगे, 2 लाख ईयर 1 पे दोगे, बट ये वाला अमाउंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट ईयर 0 पे दोगे. ठीक है, तो ये 80% ईयर 0 पे दोगे और रिमेनिंग जो है वो ईयर 1 पे दोगे. तो ये एक चीज़ को ध्यान में रख के अपने को अपना कैश फ्लोज देखना है. फिर क्या बोल रहा है? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ सिस्टम इज 5 years एंड विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस में SLM. तो ये ईजी हो गया. तो वो 10,50,000 को डेप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं कि 8 और 2 को अलग अलग करेंगे. 10,50,000 को पेमेंट चाहे जब भी हुआ, जिस दिन एसेट आ गया उस दिन से डेप्रिसिएशन होना शुरू होता है. However, the operation of the new system requires 2 computer specialists with annual salaries of 2,50,000 per person. तो 2 स्पेशलिस्ट लगेंगे, 5 लाख रुपया उनके पीछे लगेगा. तो उसको मैंने कॉस्ट में माइनस करके नेट कैश फ्लो निकाल लिया, विच इज कमिंग 6.25. इसके अलावा बोल रहा है एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 5 years आर एज फॉलोज. ईयर 1, 2, 3, 4, 5 में कितना लगेगा वो अलग अलग अमाउंट है. और उसमें भी फिर नया चीज़ क्या डाला, ये देखो, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर पेएबल इन एडवांस. छोटा छोटा लाइन पूरा सोल्यूशन को बदल के रख सकता है. कंपनीज टैक्स रेट इज गिवन, टैक्स रेट देने से डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेना है. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. ठीक है, 15% के हिसाब से जो रेट्स दिया वही रेट से काम करेंगे, डेसिमल का नहीं तो ये फिर होने से आंसर मैच नहीं करेगा. तो हमने क्या किया, एक बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यहाँ पे नेट कैश फ्लो निकाल लिया. और अब
क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको एनपीवी निकाल के एडवाइस करो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग को ईयर वाइज अपना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना ज़रूरी है, उसी से ही हम एनपीवी निकाल सकते हैं। तो ईयर 0 में हम लोगों का 8 लाख रुपया आउटफ्लो जा रहा है, ध्यान देना। ईयर 0 में क्या जा रहा है 8 लाख, ईयर 0 में जा रहा है 0.5, और ये मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग एडवांस में दे रहे हैं, तो इसलिए 1 लाख रुपया यहाँ से ईयर 0 से चालू हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर का 90, 0.8, 0.7, 0.6। मैंने नाम नहीं लिखा बट आप समझ गए होंगे किसका है किसका है किसका है, राइट। अब ईयर 1 2 3 4 5 में क्या जा रहा है, ईयर 1 2 3 4 5 में 6.25 लाख हम लोगों का इनफ्लो आ रहा है। तो इनफ्लो आ रहा है इसलिए पॉजिटिव में लिखा है, जो जा रहा है उसको माइनस में लिखा है। और सिंस टैक्स रेट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेना है। डेप्रिसिएशन कितना होगा, वो 10,50,000 पे पर ईयर आ जाएगा 5 साल का, 10.5/5 करके 2.1। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर डाला, फिर इन सब से नेट किया तो पीबीटी आ गया, इन सब से नेट किया तो पीबीटी आ गया। अब पीबीटी के बाद यहाँ पे एक नया चीज़ क्या, टैक्स। ये टैक्स आप पीबीटी के ऊपर लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वाई, बिकॉज ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है, इसका अमाउंट के ऊपर जो टैक्स है वो इस साल में देना पड़ेगा। मतलब ईयर 0 का जो मेंटेनेंस है उसका टैक्स ईयर 1 में लगेगा, इसका टैक्स जो है वो यहाँ पे लगेगा, लाइक दिस। तो इसलिए इस सम का यूनिकनेस है ये टैक्स कैलकुलेशन, जो कि एक अलग से नोट में बनाना पड़ेगा। वो है कि आपका जो रेगुलर इनफ्लो आ रहा है वो 6.25 आ रहा है, डेप्रिसिएशन 2.1 आपने डाला, मेंटेनेंस देखो टैक्स पर्पस के लिए हम लोगों को ईयर 1 का जो एडवांस में था वो ईयर 1 का एंड में डालना पड़ेगा। उससे पीबीटी आया, उससे टैक्स निकाला, वो टैक्स को ऊपर में डाला, समझ गए। तो ये टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट वर्किंग था। अगर आप डायरेक्ट इस पीबीटी पे कर देते तो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो टैक्स डाला, फिर पैट आया, पैट में एड बैक किया डेप्रिसिएशन। फिर आपको पता है 8 लाख अभी तक माइनस किया हुआ था आउटफ्लो में, तो 2 लाख रुपये और देना था ईयर 1 में। तो ईयर 1 में जो कैश फ्लो है उसमें से 2 लाख और दे दिया, तो सी फैट आ गया। कोई सैलवेज वैल्यू रियलाइज नहीं है, तो इस सी फैट को लेकर आपका जो ईयर 1 2 3 4 5 का आया है, हमने एनपीवी निकाला, प्रेजेंट वैल्यू मैंने इस सी फैट को इस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, तो वो आया 13.682 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो एट ईयर 0 पे हो रहा है वो है 9.5। तो 8 1 9 9.5, 8 1 9 9.5 करके ये आ रहा है 4.18, समझ गए। तो दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। तो ये पार्ट 1 हो गई, ये पार्ट 2 हो गए। तो एग्ज़ाम में जब प्रेजेंट करोगे तो प्रॉपर पार्ट 1 पार्ट 2 लिख के करोगे, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप ये दोनों पार्ट का अलग अलग आंसर किए हैं, और जो बाकी सब है उसको वर्किंग नोट बना बना के करोगे। तो अब क्या ये चीज़ अगर मान लो मेरा पहले किया हुआ है तभी मैं कर पाऊँगा, ऐसा कोई रूल नहीं। आपको हमेशा एग्ज़ाम हॉल में कुछ नया चैलेंजेस हैंडल करने के लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। अगर आपका कंसेप्ट फंडा क्लियर है तो हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरा तो एक बार में आंसर आया। जरूरी नहीं हर बार आता है हर सम, बट कुछ सम्स आता है। तो कंसेप्ट अगर बैठा हुआ है तो आप भले ही थोड़ा सा ना एग्ज़ाम में स्पीड कम कर लो, अपना हड़बड़ा के मत करो, बट एक्यूरेटली करो, है ना। वो अगर आप थोड़ा सा आराम से करते हो तो वो एक बार में होता है, तो रिवाइज मान लो दोबारा तिबारा एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर में फटाफट, तो वो मतलब आंसर आ ही जाता है। तो बार बार करेक्शन करने में टाइम बच जाता है। तो ओवरऑल आप देखोगे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ओवरऑल जो है वो उतना ही टाइम में होता है जितना टाइम में होना चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन है कितना मार्क का, आप देखिए 2A कितने मार्क का दिया हुआ है, 7 मार्क का, आई थिंक सो। कितने मार्क का है, 7 मार्क का है। तो अगर ये 7 मार्क का दिया हुआ है तो 7 मार्क को कितना देर में करना है, 7 × 1.8 विच इज 12.6 मिनट्स। तो क्या वाकई में ये क्वेश्चन बिना देखे 12.6 मिनट में कर पाएंगे? आई रियली डाउट ये 12.6 मिनट में होगा। मेरे हिसाब से आधा घंटा आपका ले लेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द चैलेंज विद द पेपर। तो आपको कहीं कोई दूसरा क्वेश्चन में फिर टाइम बचा के आगे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में फिर क्या बोलते हैं ज़्यादा टाइम लगता है जैसे इसमें लग रहा है।
तो आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा ही। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना कैपिटल बजटिंग और लीजिंग का, मैं आपको पहले बता दूं वो हमेशा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन होता है। तो इसको ना हमेशा लास्ट में आके करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग में कभी क्वेश्चन नंबर 2 या 2B करने का कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा खाएगा ही खाएगा। अदर क्वेश्चंस करके आ जाओ, फिर इसमें टाइम लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीजिंग का। तो लीजिंग का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉन्ड्स लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑटोमोबाइल्स ऑन वेट लीज। नाउ व्हाट इज वेट लीज? वेट लीज नॉर्मली होता है ऑल इंक्लूसिव, मतलब हम व्हीकल के साथ ड्राइवर भी दे दिया, मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब हम लोग बेयर कर लिया। तो लीजिंग का क्वेश्चन हो गया। तो ये कंपनी वेट लीज पे गाड़ी देता है क्लाइंट्स को। कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू मॉडल ऑफ बैटरी रन टेस्ला कार फॉर विच अ गुड नंबर ऑफ इंक्वायरीज रिसीव्ड। द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज 25 लाख। इट्स ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख। ये सब हम लोग को ही बियर करना है इन द फर्स्ट ईयर। देयर आफ्टर इट विल बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एनुअली at 6% in the second year। तो ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसमें नहीं आ गया। एंड सेकंड और थर्ड में 6%, फिर 4% ड्यूरिंग 4th to 6th ईयर। यूजफुल लाइफ इज 6 years। सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर विल बी 10 लाख। इस बार सैलवेज वैल्यू भी दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन विल बी 40% अंडर WDV। तो जब जब ये दिया हुआ होता है तो आप ध्यान रखना STCG या STCL का इम्पैक्ट आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। अब इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन आता है कई बार कि इसका इम्पैक्ट लेना है कि नहीं लेना है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हमेशा याद कर लो, एक ही सिस्टम बना लो, हमेशा इम्पैक्ट लेना है अगर WDV में दिया हो तो। टैक्स रेट दिया हुआ है तो आपको डेप्रिसिएशन लेकर सब कैपिटल लॉस कैपिटल गेन भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। अज्यूम कॉस्ट ऑफ नेगोशिएशन लीज एडमिनिस्ट्रेशन इज निल। क्वेश्चन में PVIF दिया हुआ है आपको 8% के हिसाब से फॉर 1 to 6 years एंड एन्युटी फैक्टर भी दिया हुआ है फॉर 6 years। Required is analyze and assess the minimum annual lease rental that the company should quote। तो annual lease rental ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सम करना है, ठीक है। तो पहले लेसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट कॉस्ट ऑफ एसेट, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता करना पड़ेगा। नेट कॉस्ट ऑफ एसेट या नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका क्या है पूरा ये जानना पड़ेगा। तो उस नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आप सिंपल NPV निकाल रहे हो, एक तरह से ये सोच लो। बट इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कोई इनफ्लो नहीं है, सिर्फ आउटफ्लो है। तो आउटफ्लोज का NPV हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, नेट कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए ईयर 0 में 25 लाख मेरे को जाना है, मेंटेनेंस का 5 लाख और अगला साल से 6% बढ़ाना है, 6% बढ़ा दिया यहाँ पे। सेकेंड और थर्ड ईयर में 4th और 6th ईयर तक 4% करके बढ़ाना है। तो जो अमाउंट है उसको नेक्स्ट ईयर में 4% बढ़ा दिया। 561,800 को प्लस 4% करोगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा। फिर जो अमाउंट है उसको 4% बढ़ाना है सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ईयर में 4% बढ़ाना है। फिर डेप्रिसिएशन का हम लोगों को बोला है 40% WDV, राइट। 25 लाख का 40% करोगे तो 10 लाख आएगा। फिर उसी 10 लाख को फर्दर हम लोग 40% घटाते जाएंगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन अंडर WDV आ जाएगा। तो मैंने सब साल का डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, राइट, 40% WDV के हिसाब से। अब इसके बाद कोई इनफ्लो तो है नहीं, तो हमने दोनों को जोड़ के टोटल आउटफ्लो निकाला, उस पर फिर टैक्स माइनस किया। तो ये टैक्स क्या है, बेसिकली टैक्स सेविंग्स का काम कर रहा है। नॉर्मली आउटफ्लो पे तो टैक्स लगता नहीं है, तो टैक्स शील्ड है, टैक्स सेविंग्स होगा इतना। तो ये टैक्स सेविंग्स अगर हम माइनस करते हैं तो नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स आ गया, बेसिकली एक्सपेंसेस आफ्टर टैक्स आ गया, प्लस उसमें डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। तो हिसाब से वही कोफैट है। बट सैलवेज वैल्यू दिया हुआ लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का सैलवेज वैल्यू 10 लाख लेने के पहले उसका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो डालना है। तो मैंने क्या किया, पहले WDV निकाला एट ईयर 6 में WDV क्या बनेगा, सारा डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे चार्ज किया है उसको 25 लाख से माइनस किया, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने से WDV आ गया, वो आ रहा है 1,16,640। तो उसके अगेंस्ट में 10 लाख रुपए सैलवेज वैल्यू मिल गया, तो इसका मतलब कैपिटल गेन हो गया 8,83,360। और उसके अगेंस्ट में टैक्स 35% STCG का नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से डालकर मैंने ये 309,176 को कॉस्ट माना। तो देखो ये प्लस में लिखा है, क्यों प्लस में लिखा है, बिकॉज यहाँ पे सब एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस को प्लस में लिखा है और इनफ्लो को माइनस में लिखा है। सैलवेज वैल्यू को माइनस में लिख के टैक्स पे करना है उसको प्लस में लिख दिया। तो इस पूरे को एडजस्ट करके मेरा नेट कोफैट आ गया, और उस नेट कोफैट को मैंने डिस्काउंट कर दिया। जो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ था वही यूज़ करके, चेंज नहीं करना, जो दिया हुआ वही लेना। तो उसको यूज़ करके जब जोड़ा तो NPV आ गया। NPV निकालने के समय इस बार जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया था ये आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू है,
तो उसमें 25 लाख को और जोड़ा, प्लस किया, एनपीवी में माइनस नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि सब आउटफ्लो के टर्म्स में चल रहा है। तो टोटल कॉस्ट टू द कंपनी आ गया 30,50,000। अब इसको ही वो लीज रेंट से रिकवर करेगा। तो लीज रेंट में बेसिक आइडिया ये होता है कि लीज रेंट में जो भी लीज रेंट है दैट शुड बी ऑल्सो एडजस्टेड विथ 1 माइनस टैक्स रेट। ये पार्ट हम लोग स्किप कर जाते हैं कि 1 माइनस टैक्स रेट से एडजस्ट करके नेट लीज रेंट निकाला जाएगा इनटू एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू ये, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट्स आफ्टर टैक्स शुड बी इक्वल टू एनपीवी। दैट इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू फॉलो, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपका इस तरह का सम्स बनाया हुआ है, आपको याद आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अभी थोड़ा बहुत जान लिए, अपने से सीख सकते हो। तो इसमें आफ्टर टैक्स का इम्पैक्ट भूल जाते हैं हम लोग। तो एक्स का वैल्यू आ गया ये, दैट इज द लीज रेंट प्री टैक्स, और पोस्ट टैक्स निकालना है तो इंटू 35% करके टैक्स माइनस करके जब निकालोगे तो लीज रेंट पोस्ट टैक्स आ जाएगा, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, बट अगेन आई विल से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश इट ऑफ इन द 12.6 minutes which is the desired time to complete। तो सम बहुत टाइम ले सकता है, बी कॉशियस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 3A। सो दिस इज अबाउट योर कैपिटल बजटिंग का रिस्की प्रपोजल। इसमें 2 सिनेरियो बना के दिया हुआ, आपको इवेल्युएट करना है कि कौन सा सिनेरियो अच्छा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, और इसमें उतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर ठीक से पढ़ोगे तो। क्वेश्चन एग्जाम में ना आराम से पढ़ो, और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ के जान लो क्या है, अब समझ जाओ कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फिर उसको पढ़ो। अगर नहीं लग रहा है कि लग नहीं रहा कि कर पाओगे, ज़बरदस्ती मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जो आता है वही करना है। क्वेश्चन पढ़ के पहले पता लगाना पड़ता है कि कौन सा सबसे इजीली हम कर पाएंगे, फिर कौन सा थोड़ा स्ट्रगल करके कर पाएंगे, कौन सा एकदम नहीं कर पाएंगे। तो ABC उस हिसाब से हर क्वेश्चन का मार्किंग कर लेते हैं, और फिर AA कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा उसको पहले नहीं करते, फटाफट वही करते हैं जो आता होता है। नहीं तो क्या होता है, सोचने के चक्कर में जो आता होता है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। साजिक लिमिटेड इज अ कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ बिडिंग फॉर अ न्यू केमिकल प्रोजेक्ट which is Bichem Limited. The chief bidding engineer has come up with a net present value estimate of 8365.9 lakh. His inputs include the company's weighted average cost of capital of 9%, cash inflows of 21,000 lakh, which are expected at the end of third year. Annual expenditure for the year 1 to 3 are 3,100 lakh per year. देखो क्या बोल रहे हैं, एनपीवी ऑलरेडी एस्टिमेट कर लिया इतना रुपए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, कैश इनफ्लो है 21,000 लाख जो थर्ड ईयर में आने वाला है, और पहला 3 साल एक्सपेंडिचर होने वाला है 3,100। सो द चीफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट ऑफ द कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस। क्या बोल रहा है, फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो में बोल रहा है WACC होगा ये, कैश इनफ्लोज आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 22,000, और कैश आउटफ्लो होगा 4,200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 5,200 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। फिर वर्स्ट के सिनेरियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, कैश इनफ्लो आएगा 12,600 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, आउटफ्लो होगा 2,100 लाख एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 4 ईयर्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 है। PVIF आपको अलग अलग दिया हुआ है, एनालाइज करो बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड सजेस्ट एंड कमेंट ऑन फाइंडिंग ऑफ वन। तो बेसिकली 2 बार एनपीवी निकालना है, एक बार बेस्ट एनपीवी, एक बार वर्स्ट एनपीवी, और ईयर वाइज डेटा अगर सजाओगे और एनपीवी निकालोगे यूजिंग द वैल्यूज, इससे इसी कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या किया, देखो ईयर 0 में कुछ नहीं है, ईयर 1 में बेस्ट केस में 4,200 नेगेटिव जा रहा है, और ईयर 2 में 22,000 पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 5,200 नेगेटिव जा रहा है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 4,200 5,200 जा रहा है और 22,000 आ रहा है। तो आपने ईयर वाइज उसको सजा लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो यहाँ पे दिया हुआ एग्जैक्टली वही वाला लिया, और उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाला, और कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ये एनपीवी हो गया। उस तरह से वर्स्ट केस का कर लिया, और दोनों को देख के ये समझ में आ रहा है। जो कमेंट्स पार्ट है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्या सजेस्ट करें क्या लिखें, तो वही ये लिखेंगे कि बेस्ट वाला ये आ रहा है, वर्स्ट वाला ये आ रहा है, और एस्टिमेटेड वैल्यू 8365 है, तो मोस्ट लाइकली वैल्यू होगा, तो बस ये कमेंट कर देंगे। तो एनपीवी इज एक्सपेक्टेड टू बी इन बिटवीन दिस एंड मोस्ट लाइकली वैल्यू इज द गिवन एस्टिमेट दैट इज ऑल्सो गिवन। मोस्ट लाइकली अपने को निकालना नहीं है, ठीक है।
मोस्ट लाइकली कैसे आया मालूम नहीं। तो ये 3A फिर भी इजी था। आप देखो ये 7 मार्क के लिए 12-13 मिनट में करना पॉसिबल था, इतना सही तो वर्किंग था। हाँ नेक्स्ट, ये 7B वाला जो क्वेश्चन है इक्विटी वैल्यूएशन का 3 फेज मॉडल वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अर्निंग्स एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ रेक्सॉन हैव बीन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 4 years। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ, बस उसमें फिगर्स चेंज है। आफ्टर 4 years द ग्रोइंग रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन linearly to 7%, and after 6 years the growing rate will fall and stabilize at 7% forever infinitely। इसका मतलब क्या, पहले समझो। बोल रहा है ग्रोइंग हो रहा था हमारा डिविडेंड फॉर 4 years 10% के हिसाब से, फॉर 4 years 10% के हिसाब से ग्रोइंग हो रहा था, फॉर 4 years 10% के हिसाब से। फिर आफ्टर 4 years द ग्रोइंग रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन लीनियरली टू 7%। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर 4 years वो 10% वाला 7% पे पहुंचेगा लीनियरली, बट कितना साल में ये नहीं लिखा है। तो बोल रहा है आफ्टर 6 years द ग्रोइंग रेट विल फॉल एंड स्टेबलाइज एट 7%। तो आफ्टर 6 years मीन्स 4 + 6, फ्रॉम 10 years जो है ना 10th year, उससे वो 7% इन्फाइनेटली हो जाएगा। तो 5, 6, 7, 8, 9 ना, तो उसमें वैल्यू क्या होगी वो अपने को डिटरमाइन करनी है। तो देखो 10 से 7 हो रहा है, यानी 3% घट रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स, नेक्स्ट 6 years में। तो पर ईयर ½ % करके घट रहा है। पहला 4 साल 10, फिर 5वां साल 9.5, 6ठा साल 9, 7वां साल 8.5, 8वां साल 8, 9वां साल 7.5 और 10वां साल 10, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल जिसमें ग्रोथ रेट लिख दूंगा। फिर आपको दिया हुआ क्या, लास्ट डिविडेंड पर शेयर वॉज 3, तो ये D0 दिया हुआ है, तो D1 निकालना शुरू करूंगा यूजिंग द ग्रोथ रेट। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगा 16% से, और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू 2 पार्ट में होगा। ऐसे 3 फेज लिखा है हमने, बट 2 फेज में ही कर लेते हैं हम लोग। फेज 1 जो होगा वो आपका पूरा फर्स्ट 10 years का हो जाएगा, और फेज 2 जो इनफाइनाइट ईयर का है कि 11 to infinity है ना, ईयर 11 to infinity का ये सेकेंड फेज में जाएगा, जिसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ईयर 10 पे आएगा, फिर ईयर 10 से ईयर 0 पे आएगा। आपको याद है ना अप्रोच, तो मैंने किया हुआ यहाँ पे एक बार, अब आप देख लो। फेज 1 and 2 कंबाइन कर दिया, ईयर 1 से 10 लिखा, 10 से चालू हुआ, पहला 4 साल 10%, फिर आधा % गिरता गया, 7 आ गया। तो वो लीनियर फॉल रेट क्या है, ग्रोथ का फॉलिंग रेट क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 - 7 डिवाइडेड बाई 10 - 7 डिवाइडेड बाई कितना साल है 6, तो ये 0.5% ईच ईयर आया, 0.5% ईच ईयर आया। ओके कहाँ चला गया, हाँ 0.5% पर ईयर आ गया। तो मैंने ग्रोथ रेट को 0.5% से घटाना शुरू किया, 7% तक लाया। फिर डिविडेंड जो था D0 से था, तो D1 से 10% बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, यहाँ से 9.5 बढ़ाया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4.39 इंटू 1.095 किया गया, 095, 4.39 इंटू 1.095 करके आ रहा है 4.807, तो मैंने 81 कर लिया। अब ये क्या है ना, हिसाब से मैंने आपको क्या बोला, 3 डेसिमल तक 4 डेसिमल तक लेके करो, तो इससे क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन कम होगा और आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा। मेरा शायद यहाँ 2 डेसिमल लेके करने के चक्कर में थोड़ा सा ना अप्रॉक्सीमेशन हो गया होगा, तो आंसर में ना कुछ
मैच नहीं हो रहा डेसिमल का इफेक्ट के कारण। ऑलराइट, तो आप इसको फिर से ट्राई करके देख सकते हैं बाय टेकिंग मोर डेसिमल्स, बट एक बार के लिए ये सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ये आ रहा है, फिर ईयर 11 से इन्फिनिटी ये आपका फेज 3 है, तो उसका पहले प्रेजेंट वैल्यू P10 पे आएगा विच इज़ इक्वल टू D11 बाई के माइनस जी। D11 कैसे आएगा, D10 इंटू सेम ग्रोथ रेट कंटिन्यू होने वाला है बाई के माइनस जी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, -0.07 करा तो ये आ गया 83.94। फिर उसको P0 पे लाए तो आंसर आ गया 19.05, सॉल्व करके आ गया 41.24। करेक्ट, इन दोनों को जोड़ के, बेसिकली सॉल्व करके मतलब इन दोनों को जोड़ के। तो ये आंसर में इंस्टीट्यूट का आंसर से थोड़ा सा ना डिफरेंस है, एंड आई फील कि वो शायद अप्रोक्सीमेशन का एरर है इन दिस डिविडेंड केस। डिस्काउंटिंग फैक्टर तो मैं अपने मन से नहीं लिया, जो दिया वो वही लिया। तो अगर इसको और फर्दर डेसिमल लेके ट्राई करके देखना पड़ेगा, और फिर भी मैच नहीं कर रहा तो मेरे को मालूम नहीं क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ऐसा सम इजी क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं मैच कर रहा मालूम नहीं, बाकी सब तो मैच हो जा रहा है ना। नेक्स्ट 4A क्या है, बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ये कन्वर्टिबल बॉन्ड का क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए हैं, है ना। अपने इंस्टीट्यूट मैड में इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, बट पास पेपर्स में आए हुए तो काफ़ी बार आ रहे, क्लास में इसको कराया हुआ है, रिवीजन वीडियोस में भी कराया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख के समझ के चले जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है, बॉन्ड और डिवेंचर्स एक ही होता है, ठीक है। इशूड बाय डाइजन लिमिटेड एट ₹1000, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, मार्केट प्राइस बोल रहा है 1200 है, कन्वर्जन रेशियो उसके बदले 25 शेयर्स दे दिया जाएगा, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर, मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू टाइप्स होता है 1000, फिर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 40, एक शेयर का वैल्यू 40 है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड शेयर से आप ₹1 मान सकते हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिवेंचर बताओ। कन्वर्जन वैल्यू होता है कितना शेयर्स मिलेगा, उसका प्राइस क्या है, तो 25 शेयर मिलेगा, ₹40 प्राइस है, तो ₹1000 इज कन्वर्जन वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस बताओ। अब ये सब क्या ना, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं किया तो कर नहीं कर सकते एग्जाम में। मार्केट कन्वर्जन प्राइस क्या है, अगर आप देखें तो 1200 का मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर है, उसके अगेंस्ट में 25 शेयर्स दिया जा रहा है, तो 1200 के अगेंस्ट में अगर 25 शेयर्स दिया जा रहा है तो एक तरह से एक एक शेयर का जो प्राइस है वो पड़ गया हमारे लिए 48। मतलब हमारे लिए कंपनी ने क्या किया, 1200 का डिवेंचर था, उसके बदले 25 शेयर चिपका दिया, 1200 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे लिए एक शेयर का प्राइस क्या पड़ गया मार्केट प्राइस के हिसाब से 48, जबकि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स 40 है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट कन्वर्जन प्राइस मतलब है कि एज पर मार्केट वैल्यू ऑफ योर डिवेंचर व्हाट इज द प्राइस यू आर पेइंग फॉर कन्वर्जन, तो 48 करके लग जा रहा है, जबकि मार्केट प्राइस 40 है, तो आपने प्रीमियम दिया है ₹8। मतलब कंपनी ने बोला कि मैं तेरे को डिवेंचर के बदले अपना इक्विटी दे रहा हूँ, इसलिए मैं ₹8 तेरे से प्रीमियम का खा गया। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कंपनी। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रीमियम का ₹8 खा लिया तो कितना प्रीमियम इन परसेंट है, उसका नाम देखो, ये भी नाम से ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम मतलब कितना परसेंट प्रीमियम ले लिया कंपनी, तो 40 के जगह 48 ले लिया, यानी 20% प्रीमियम ले लिया। फिर प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, अगर आप स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर के अगेंस्ट में देखेंगे तो वो तो 1000 से कंपेयर होगा, तो 1200 को कन्वर्ट किया गया है और स्ट्रेट वैल्यू 1000 ही था, तो प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू क्या है, 1200 माइनस 1000 बाई 1000, 20%। फिर एक इनकम डिफरेंशियल है विच इज़ अगर हम शेयर लेते हैं तो मेरे को ₹1 पर शेयर मिल रहा है, और अगर हम डिवेंचर ही रखते तो 1000 पे कितना मिलता, 8% यानी 80, तो ₹80 डिवेंचर में मिलता मेरे को। अभी वो 25 शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 80/25 करेंगे तो पर शेयर कितना आएगा, 80/25 पर शेयर 3.2 का इनकम हम लोग का बन रहा है, मतलब बनता था, जो भी ₹1 हो गया है ना। पहले ₹80 मिल रहा था, बट उसको पर शेयर में अगर कन्वर्ट कर ले तो आप बोल सकते हैं कि 80 इज एज कमिंग फ्रॉम 25 शेयर्स। नाउ 25 शेयर्स के अगेंस्ट में ही तो एक डिवेंचर है जिसका ₹80 इनकम आता था, तो ₹80
के अगेंस्ट में 25 शेयर्स आ गया, तो पर शेयर हो गया 3.2। अब उसके बदले बस एक डिविडेंड मिल रहा है 1 रुपये का, तो इनकम घट गया है, विच इज़ रिडक्शन बाई 2.2 रुपीज़। तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछ रहा है, बस आपको डिफरेंशियल पूछ रहा है। तो डिफरेंशियल मतलब कितना से इनकम चेंज हो गया। तो ये सब क्या है ना, एक दो बार अगर नहीं देखा हो तो ये होता नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आपको सिर्फ पास पेपर्स में मिलेगा। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट मैट में है यही नहीं, तो सिर्फ पास पेपर्स में। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर फ्रॉम द पास पेपर्स ऑल्सो। यू कैन जस्ट रिलाई ऑन इंस्टीट्यूट मैट एंड गो इन एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। तो इसमें अगेन ये इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपके मैट में भी दिया हुआ है। इसमें क्या है, 4 तरह का फंड है, रिटर्न दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ है। फिर बोल रहा है मार्केट का वेरिएंस है 360, रिस्क फ्री रेट है 7%। बीटा का फॉर्मूला दे दिया कि बीटा ऐसे निकाल लेना, सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाई मार्केट वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन बोल रहा है रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो निकालो एंड रैंक दिस यूजिंग शार्प मेजर एंड ट्रेनर्स मेथड। तो शार्प मेजर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आरपी माइनस आर एफ बाई टोटल रिस्क विच इज एच डी, एंड ट्रेनर रेशियो इज आरपी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा। तो आरपी हम लोग को मालूम है विच इज़ दिस फंड रिलेटेड रिटर्न, एंड आर एफ हम लोग को मालूम है विच इज़ 7%। अब बात है एस डी चाहिए, तो एस डी कैसे आएगा, वेरिएंस दिया हुआ है तो इससे एस डी आ जाएगा। वेरिएंस से एस डी कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो एस डी आ जाएगा। तो आर पी माइनस आर एफ, ये देखो लाल वाला आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई एस डी करोगे तो शार्प रेशियो आ जाएगा। देखो मैंने वर्किंग भी लिखा हुआ, आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से रैंक करना है। और ट्रेनर रेशियो के लिए आर पी माइनस आर एफ बाई बीटा करना है, तो पहले बीटा निकालना पड़ेगा। तो बीटा के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है सिस्टमैटिक रिस्क बाई मार्केट वेरिएंस। तो मार्केट वेरिएंस तो मालूम है 360, सिस्टमैटिक रिस्क नहीं मालूम है। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकलेगा, तो टोटल रिस्क मालूम है विच इज़ वेरिएंस, अनसिस्टमैटिक रिस्क मालूम है विच इज़ गिवन। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिस्टमैटिक रिस्क आएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहे सिस्टमैटिक रिस्क को मार्केट वेरिएंस से डिवाइड करके स्क्वायर रूट कर लो तो बीटा आ जाएगा। तो हमने बीटा का एक वर्किंग कर लिया एज पर गिवन फॉर्मूला। आप एक बार कैलकुलेटर से ट्राई करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर आर पी माइनस आर एफ बाई बीटा किया तो ट्रेनर रेशियो आ गया। तो ट्रेनर रेशियो का रैंकिंग कर लिया। क्वेश्चन में बोला है रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो निकाल कर रैंक करो। रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो मतलब क्या है, द एक्सेस रिवॉर्ड which is RP minus RF divided by volatility as per divided by volatility as per ratio। sharp ratio में volatility मतलब सिग्मा, ट्रेनर रेशियो में volatility मतलब बीटा। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ विच इज 5A। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग, मिस्टर सनम को मैंने जानबूझ के सनम बोला, इज एडवाइजर ऑफ मैक्स म्यूचुअल फंड। स्टडी बाय मैक्स म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड द पैरामीटर इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज एज गिवन बिलो। AB, BM and CX, standard deviation is given, correlation is also given. Standard deviation of market portfolio is observed to be 15%। तो SD of market portfolio दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, दैट मीन्स बीटा निकालना है। तो बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज़ कोरिलेशन दिया हुआ है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में R इंटू सिग्मा एस बाई सिग्मा एम। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा R इंटू सिग्मा एस बाई सिग्मा एम। तो R मालूम है, दिस इज R एंड सिग्मा एस इज दिस एंड सिग्मा एम इज द मार्केट एस डी विच इज 15। तो इफ यू यूज दिस here you will get the answer, that is 0.6 into 25 by 15, 0.95 into 20 by 15, like this beta will come. Next, assess the covariances among the various stock। अब covariance का फॉर्मूला जब हम लोग बीटा रूट से जा रहे हैं तो हम लोग एक तरह से शार्प मॉडल से मार्कोविट्ज मॉडल में जा रहे हैं, याद है। तो उसका एक फॉर्मूला सिखाया गया था कॉप निकालने के लिए, बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू मार्केट वेरिएंस करना है। तो पहले कोवेरिएंस AB BM का निकलेगा, फिर BM CX का निकलेगा, फिर CX AB का निकलेगा। तो फॉर्मूला लगाना है बीटा 1 इंटू बीटा 2, मतलब ये वाला बीटा 1 बनेगा, बीटा 2 बनेगा इंटू मार्केट वेरिएंस। तो इसको यूज़ करके मैंने तीनों का कोवेरिएंस निकाल दिया। आप देखो,
आपका जो इंस्टीट्यूट का आंसर है उसमें कोई टेबल बना के दिया, उसका कोई यूज़ नहीं है, आप बस ये करके आओगे। नेक्स्ट बोल रहा है टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टॉक्स इक्वली। तो 3 स्टॉक्स का जो टोटल रिस्क का फॉर्मूला है वो शार्प मेथड नहीं बताता है, वो मार्कोविट्ज़ मॉडल ही बताता है, जो आपका a प्लस बी प्लस ए होल स्क्वायर वाले के हिसाब से आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अगर आप टोटल रिस्क निकाल रहे हैं तो टोटल रिस्क इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं सिग्मा पी स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो है वेट इनटू एस डी का स्क्वायर, यानी एस डी ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब वेट ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसे ही बी का स्क्वायर फिर सी का स्क्वायर। तो देखो वेट इंटू एस डी का स्क्वायर किया, फिर 2ab होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी जब करते हो तो उसके साथ इंटू आर सिखाया था अगर कोरिलेशन दिया हो तो, बट यहाँ पे कोरिलेशन यूज करके भी हो सकता है, विच इज यहाँ पे गिवन एज 0.6, या कॉव यूज करके भी हो सकता है। कॉव यूज करके करते हैं तो इट बिकम्स 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कॉव ए बी, है ना, फॉर्मूला याद होगा मेरे हिसाब से आपको। तो यहाँ पे मैंने कॉव वाले से कर दिया, तो 2 इंटू कॉव ऊपर में आया था 285.75 इंटू फिर वेट कर दिया। और अगर मैं ये नहीं यूज़ करूँगा तो दूसरा उपाय क्या है, कोरिलेशन से किया जाता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो कोरिलेशन होता है फिर वो कोरिलेशन होना चाहिए 2 सिक्योरिटी के बीच में। यहाँ पे जो कोरिलेशन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी वर्सेस मार्केट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मार्केट विद इंडेक्स लिखा हुआ है ना। तो ये कोरिलेशन से अगर आप अपना सम सॉल्व करोगे तो नहीं बैठेगा, आपको कोरिलेशन निकालना पड़ेगा बिटवीन दिस टू, तब आपका वो फॉर्मूला में बैठता है। तो इसलिए सेफ साइड के लिए मैंने कोरिलेशन को इग्नोर किया और कॉव से किया, है ना। ये वाला कोरिलेशन यहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सिक्योरिटी एंड मार्केट का, हम लोग को चाहिए कोरिलेशन बिटवीन 2 सिक्योरिटीज़, राइट। तो इसलिए कॉव से किया मैंने, और यही सेफेस्ट तरीका, और कोई दिमाग लगाने का भी दरकार नहीं है। बाकी आप क्लास का नोट्स में देख लीजिए और कोई तरीका हमने सिखाया तो, और अभी एक बार के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो सिग्मा पी स्क्वायर आपका आ गया, दैट इज द आंसर। फिर बोल रहा है द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे आता है, टोटल रिस्क माइनस अनसिस्टमैटिक रिस्क, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ नहीं है, तो सिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे। एक और फॉर्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे आएगा, बीटा ऊपर में निकाला था तो इक्वल वेटेज दे देंगे तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, विच इज़ 1 इंटू 1/3, 1.27 इंटू 1/3, 0.75 इंटू 1/3 करके बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है उसको स्क्वायर कर दिया, इंटू मार्केट वेरिएंस विच इज़ 15 का स्क्वायर, राइट। इसमें क्या था ना, अगर डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे तो आंसर अलग दिख रहा था, और इसको 1.01 करके फिर स्क्वायर करके सॉल्व किया तो आंसर थोड़ा सा अलग आया। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क का आंसर है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा अनसिस्टमैटिक रिस्क भी निकालो तो वो टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क होगा, राइट। अभी ये क्वेश्चन कोई नया है नहीं, एक आराम से आपका मैथ में किया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के ऊपर ही आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो बीच में जाके अटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का क्वेश्चन है। तो सिमिलर क्वेश्चन अपने क्लास में किया हुआ है, मैथ में किया हुआ है, बट उसमें एक गड़बड़ है जो सालों से चला आ रहा है, तो आपका इंस्टीट्यूट भी वही गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें क्या है, 2 तरह का फैक्टर का सेंसिटिविटी दिया हुआ, मतलब 2 तरह का बीटा दिया हुआ है फॉर सिक्योरिटी एम बी एंड के एन। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रेट ऑफ रिटर्न नीचे में 10% दिया हुआ है, और ये 15 और 20 सिक्योरिटी का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है मिस्टर रॉन इन्वेस्ट 1,80,000 and sells short 90,000 of KN and purchases 270 of MB। तो यहाँ पे जब परचेज और शॉर्टिंग दोनों करें तो शॉर्ट वाला का केस में जो वर्किंग होता है उसको माइनस साइन में लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला एनालाइज सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर रॉन्स पोर्टफोलियो टू 2 फैक्टर्स। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो इज बेसिकली वेटेड एवरेज बीटा। तो वेटेड एवरेज करने के लिए वेट चाहिए और बीटा चाहिए, तो सेंसिटिविटी मतलब बीटा है, तो पहले फैक्टर 1 का करेंगे, फैक्टर 1 का अलग से होगा, तो उसका बीटा आपको मालूम है, दैट इज 0.8 एंड 1.5,
तो वेट क्या होगा, इसका वेट हो जाएगा 270, इसका वेट हो जाएगा 90,000, बट शॉर्ट किया तो माइनस में होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 270 का बाय करके 90,000 का शॉर्ट किया तो मतलब 180 का टोटल इन्वेस्टमेंट, और नीचे में टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया और इसको वेटेड एवरेज ले लिया तो आ गया 0.45। इसी तरह से फैक्टर 2 का कर लिया। सेकेंड केस में बोल रहा है कि मान लो हमने बोरो कर लिया 1,80,000 और हमने फिर डबल इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो डबल इन्वेस्टमेंट कर दिया मतलब 270 की जगह 540 यहाँ पे आ गया, ये देखो, और इधर में 90 की जगह 180 शॉर्ट कर दिया। तो अगर हमने डबल इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नीचे में बेस डबल नहीं करना है, बेस उतना ही रहेगा, खुद का पैसा जितना है, जो बोरो किया उसका भी इम्पैक्ट माइनस में दिखाते हैं, यही बस इसका कंसेप्ट था। तो आपने इसको भी वेटेड एवरेज कर दिया, बेसिकली परचेज वाला माइनस शॉर्ट वाला माइनस बोरिंग वाला को कंबाइन करके डिवाइड बाय जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो रखा, तो आपका यहाँ से भी बीटा आ गया। और वही 2 बार करना है, एक बार F1 का एक बार F2 का। तो ये 2 उस तरह से हो गया, इसमें बस यही था कि शॉर्ट किया तो माइनस करना है, नीचे में बेस को जितना नेट इन्वेस्टमेंट है उतना ही लेना है, बोरोइंग है तो माइनस करना है। फिर क्या बोल रहा है, असेस द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, ये इस सम का यूनिक पार्ट है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, देखो सालोस इंस्टीट्यूट का आंसर रॉन्ग चल रहा है, तो सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था वहाँ से रॉन्ग है, तो शुरू से यहाँ पे भी चला जा रहा है, ये क्लास में भी बता दिया था, वापस अभी आपको बता देते हैं कि अगर हम इंस्टीट्यूट के जो रॉन्ग चल रहे हैं उसके हिसाब से करें तो अजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो फैक्टर 2 के कारण है, जबकि ये गलत अजम्पशन है, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न कंबाइंड रिटर्न होगा दोनों फैक्टर के कारण। तो पहला रॉन्ग अजम्पशन है, बट यही तरीका चल रहा है। दूसरा, आप ये भी अज्यूम कर लेंगे कि जो पोर्टफोलियो बनाया गया है वो पार्ट 2 में जो इन्वेस्टमेंट था उसके हिसाब से बनाया गया है, तो ये भी एक अजब का अजम्पशन है, बट यही अजम्पशन लेके अगर आप करोगे तो आंसर मैच कर पाओगे। एग्जाम में क्या करना है, यही करना है, गलत वाला ही करना है, याद करना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। तो इसमें क्या होगा, 15% ऑफ 540 आपको रिटर्न मिल गया, और 180 या 20% आपने शॉर्ट किया था तो माइनस कर दिया, जो बोरो किया था, ये बोरो किया था तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो शॉर्ट किया उसमें रिटर्न आने की जगह चला जाएगा, तो जो नेट रिटर्न आया वो 27,000 आया, टोटल इन्वेस्टमेंट 180 है तो रिटर्न आ गया 15%, और हम लोगों का RF जो है वो 10% है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम या फैक्टर रिटर्न प्रीमियम इज इक्वल टू फैक्टर से जो रिटर्न आया माइनस RF। प्रीमियम वर्ड डाल दिया तो मतलब रिस्क फ्री से ऊपर कितना कमा रहे हैं, तो आंसर इज 5%। दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज जो 15% है दैट इज सपोज टू बी द कंबाइंड रिटर्न फ्रॉम बोथ द फैक्टर्स, सो दैट वे द इक्वेशन शुड बी जैसे CAPM का बनता है वैसे ही आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में बनता है, विच इज इक्वल टू RF प्लस, जैसे होता है ना RM माइनस RF इंटू बीटा, तो RM माइनस RF को बोल देते रिस्क प्रीमियम, वैसे यहाँ पे जो आपका फैक्टर प्रीमियम है उसको RM माइनस RF से रिप्लेस कर देंगे, इंटू बीटा हो जाएगा। तो हमने फैक्टर प्रीमियम लिखा इंटू पहला वाला बीटा, फिर फैक्टर प्रीमियम 2 इंटू दूसरा वाला बीटा, तो दिस इज सपोज टू बी द राइट इक्वेशन। 15% should represent the combined return of both, 20% should represent the combined return of both the factors। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो FP2 का वैल्यू आ रहा है दैट इज द एक्चुअल राइट आंसर, ठीक है। इवेंचुअली CA इंस्टीट्यूट ने इसको सुधार लिया है, बट CMA इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं सुधार पाया। चलो कोई बात नहीं, तो एग्जाम में क्या करना है, ऊपर वाला जो गलत वाला वही करना है सर, याद करना पड़ेगा, यस याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फ्यूचर्स का कंबाइंड क्वेश्चन है, एंड फ्यूचर्स। तो क्या होता है ना, आप ठीक से अगर पास पेपर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 फिक्स्ड है, एक फ्यूचर और एक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 फिक्स्ड है, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 फिक्स्ड है, रिस्क एनालिसिस और जो भी उसके साथ आता है। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस फिक्स्ड है अपने जगह पर। तो फ्यूचर्स का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर इस कंपनी ने एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है 3 शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो मैंने मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू निकाल लिया। फिर मिस्टर हिसन थिंक्स दैट रिस्क इज़ वेरी हाई एंड ही वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा टू 0.91। तो करंट बीटा देखना पड़ेगा, अभी वेटेड एवरेज में कितना है, वो बीटा इंटू मार्केट वैल्यू से वेटेड एवरेज करोगे
तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकल आएगा। तो बोल रहे उसको रिड्यूस करना है 0.91। इज कंसिडरिंग बिलो मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। तो बीटा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है पहला ऑप्शन है डिस्पोज अ पार्ट ऑफ हिज एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। तो बीटा मैनेजमेंट के लिए रिस्क फ्री से आप प्ले कर सकते हैं या निफ्टी से प्ले कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन इन निफ्टी फ्यूचर्स व्हिच आर करंटली ट्रेडेड एट 16250 एंड ईच निफ्टी पॉइंट इज वर्थ 100 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो ऑप्शन है इसके पास। तो पहला सवाल है आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो वो कैसा है कि मार्केट वैल्यू इंटू बीटा का वेटेड एवरेज करोगे, जो मैंने किया, तो 1.3 आ रहा है। दूसरा सवाल है असेस द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज हमको एक्वायर करना है बाय डिस्पोजिंग सम पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इसका वर्किंग कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। तो करंट में जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वो 5000 का है और उसका बीटा जो है 1.3 है। बीटा और वैल्यू ये करंट पोर्टफोलियो है और हम चाहते हैं कि साथ में रिस्क फ्री आ जाए। ठीक है, तो रिस्क फ्री जो चाहते हैं वो नया नहीं ले रहे हैं, नया रिस्क फ्री एक्वायर नहीं कर रहे, बोल रहे कुछ बेच के रिस्क फ्री ले लो। तो इसका मतलब मेरा टोटल वैल्यू तो 5000 ही रहेगा। अगर मैं रिस्क फ्री एक्स लूँगा तो ये बचा हुआ वैल्यू 5000 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। दैट इज़ द आइडिया हियर कि कुछ समय ऐसा आता है जो बोलता है नया रिस्क फ्री ले लो, बेचो मत करंट पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे करंट पोर्टफोलियो को बेच के रिस्क फ्री ले रहे हैं, इसलिए ये वाला फिक्स किया टोटल में 5000 का ही और बैलेंस वैल्यू पोर्टफोलियो निकाला। रिस्क फ्री का बीटा 0 होता है, फिर वैल्यू इंटू बीटा करेंगे तो ये फिगर जो आएगा टोटल को इससे डिवाइड करके आप कहेंगे कि आपको इक्वल चाहिए 0.91। तो देखो मैंने यहाँ पे ये सजा दिया पूरा कि 1.3 इंटू 5000 माइनस एक्स। आपको ये समझ में आ रहा है माइनस एक्स का थ्योरी? अगर ये समझ में आ गया तो आपका ये सम हो जाएगा 5000 माइनस एक्स इंटू 1.3, 5000 माइनस एक्स इंटू 1.3। ठीक है, किया 5000 माइनस एक्स इंटू 1.3 प्लस एक्स इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5000 इक्वल टू 0.91। तो एक्स सॉल्व करके आ रहा है 1500, दैट इज द आंसर। फिर बोल रहा है थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड। तो 1500 में मेरे को तो तीनों कंपनी का शेयर्स डिस्पोज करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इन द रेशियो ऑफ दिस मार्केट वैल्यू। तो पहले आप 1500 को ब्रेक करो कि तीनों का अलग अलग कितना हटा दिया जाए। देखो माइनस एक्स मतलब क्या है, 5000 में से उतना हटा के रिस्क फ्री ले लेना है। तो 1500 टोटल हटाना है तो सबसे प्रोपोर्शनेटली हटेगा तभी बीटा मेंटेन रहेगा। तो प्रोपोर्शनेटली हटाने के लिए 15/50, 30/50, 5/50 पार्ट जो मेरा यहाँ से आ रहा है रेशियो, मैंने उतना लेकर सबका कितना पार्ट आ रहा है वो निकाल लिया और उसमें से डिवाइड बाई MPS कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाल दिया। फिर क्या बोल रहा है, इफ मिस्टर हिसन सीक्स टू इंक्रीज पोर्टफोलियो बीटा टू 2.275, और रिस्क लेना है, एनालाइज द प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ Q लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स प्लस 10% मार्जिन ऑफ फ्यूचर। तो पहला चीज़ क्या है, पोर्टफोलियो बीटा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर निफ्टी एक्वायर कर लेंगे। तो इसलिए निफ्टी का डिटेल दिया हुआ था। तो निफ्टी कितना एक्वायर करेंगे जिससे पोर्टफोलियो बीटा बढ़ जाए, तो डिजायर्ड बीटा माइनस करंट बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय लॉट साइज ऑफ निफ्टी करने से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल आया विच इज 300 कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ये इक्वेशन आपको ध्यान रहना चाहिए, डिजायर्ड बीटा माइनस वैल्यू ऑफ बीटा। कभी बीटा डिक्रीज करने बोलता है तो करेंट बीटा माइनस डिजायर्ड बीटा करते हैं। अभी वैल्यू बीटा को इंक्रीज करने बोल रहा है तो डिजायर्ड बीटा माइनस क्या करना है, करेंट बीटा इनटू वैल्यू पोर्टफोलियो बाय टोटल इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 300 कॉन्ट्रैक्ट आया। ठीक है, इज इक्वल टू 300 कॉन्ट्रैक्ट आया और ये 300 कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ये 300 कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपको देखना है कि कितना निफ्टी का मार्जिन होगा। बोले 10% मार्जिन है तो 300 कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन कितना होगा। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट का 16,25,000 लिया, 300 कॉन्ट्रैक्ट का इंटू 300 किया, इंटू 10% किया, तो फ्यूचर्स का मार्जिन आ रहा है 487.5 लैक्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो गया, 5000 प्लस 487.5, 5487.5। और फिर आपको क्या बोला है 5487.5 के बाद कि Q लिमिटेड का कितना इन्वेस्टमेंट्स है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ दिस टोटल।
तो क्यू लिमिटेड का टोटल इन्वेस्टमेंट था हम लोग का 3000, तो 3000 डिवाइड बाई 5487.5 क्या आंसर आ गया। तो इसमें एक मेन चीज़ क्या है कि वैल्यू पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा रिस्क लेने के लिए, निफ्टी में पोजीशन ले गया। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, करंट मार्केट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स पीरियड दिया हुआ है, नेक्स्ट मिनिमम प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है और उसका कंपाउंडिंग रेट करके ERT भी निकाल दिया है। बोल रहा है असेस 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग बाइनोमियल एंड रिस्क न्यूट्रल एंड जस्टिफाई कैलकुलेशन वैल्यू अंडर बोथ आर सेम। वेरी गुड। रिस्क न्यूट्रल क्या है, दैट इज डेल्टा न्यूट्रल मेथड। बाइनोमियल मेथड आपको मालूम है, बाइनोमियल ट्री से बनता है। तो हमने वही पहले डेटा को लिख लिया, P0 ये है, एक्सरसाइज प्राइस ये है, RFF जो है वो ये है, अपसाइड प्राइस 537 है, डाउनसाइड प्राइस 390 है, 3 मंथ्स आफ्टर ये सिनेरियो होगा। तो ये कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ भी निकाल लिया, एक्सरसाइज प्राइस माइनस जो वैल्यू है 537 माइनस 462 करके, दैट इज कमिंग 75। और अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे वैल्यू चला गया विच इज 390 तो ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस हो जाएगा, दैट इज 0। तो पे ऑफ निकाल लिया। फिर हम लोग को बाइनोमियल मेथड से करने के लिए प्रोबेबिलिटी लगता है, तो अपसाइड फैक्टर डाउनसाइड फैक्टर भी निकाल लिया विच इज 537 डिवाइडेड बाई करेंट प्राइस विच इज 432। उसी तरह से यहाँ पे 390 डिवाइडेड बाई 432 करा, तो अपसाइड फैक्टर डाउनसाइड फैक्टर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड क्या होगा, इट इज 1.0228 दैट इज RFF माइनस डिस्काउंट डाउनसाइड फैक्टर बाई अपसाइड माइनस डाउनसाइड, सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड आया। मैंने जानबूझ के 4 डेसिमल लिया, घबराता हूँ मैं, डेसिमल बढ़ा के लेने में कोई नुकसान नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड आ गया, ठीक है, -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड करके बाइनोमियल मॉडल बोलता है पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू लेना है। तो पे ऑफ 75 इंटू अपसाइड, 0 इंटू डाउनसाइड डिवाइडेड बाई RFF से डिस्काउंट किया, तो आपका जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है यही कॉल का प्राइस है, ठीक है। अब रिस्क न्यूट्रल मेथड बोलता है डेल्टा न्यूट्रल मेथड, तो डेल्टा न्यूट्रल मेथड में पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन पे ऑफ ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक। तो चेंज इन पे ऑफ कितना है, 75 है, और चेंज इन प्राइस ऑफ स्टॉक कितना है, 537 माइनस 390 है, तो इट इज कमिंग 147। तो 75 बाई 147 करके आ गया डेल्टा। अब उसके बाद कॉल ऑप्शन का जो फॉर्मूला है वो कहता है डेल्टा इंटू S0 माइनस PV ऑफ लोअर एक्सपेक्टेड प्राइस। तो डेल्टा का वैल्यू 0.51, S0 इज द करेंट स्टॉक प्राइस, लोअर एक्सपेक्टेड प्राइस है 390, उसका प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट RFF। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिवाइड बाई RFF कर दिया, सॉल्व किया और आंसर वही आया। 1-2 पैसा का डिफरेंस आया तो आप बोल सकते हैं जस्टिफाई द वैल्यू आर सेम, देयरफॉर द वैल्यूज आर ऑलमोस्ट सेम। सर ये हमेशा होता है आइडियली, ठीक है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ओके। तो अब क्या, जिसका रिस्क न्यूट्रल मेथड प्रैक्टिस नहीं है वो गड़बड़ा देगा। रिस्क न्यूट्रल से आपका क्वेश्चन है ना बार बार आ रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो 7A बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉरेक्स का और अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान देके करना है। सिमिलर क्वेश्चन भी किया होगा तो भी मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे सॉन्टेक्स लिमिटेड कौन है, एक इम्पोर्टर है, ही नीड्स टू बाय येन 1 crore टू पे द इम्पोर्टर, टू पे द सप्लायर, to pay the supplier. In order to hedge the risk involved foreign currency transaction, the firm is considering 2 option, forward या currency option। तो ऑप्शन वाला सम ध्यान से करना पड़ता है। फिर बोल रहा है on 1st June the following quotations which is yen per INR are made available। yen per INR मतलब INR का रेट दिया हुआ है, हम लोग को चाहिए येन, तो येन का रेट देना चाहिए था, बट रेट INR का दिया हुआ है, एक INR में इतना येन मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, यू विल बी बाइंग येन, दैट मीन्स यू विल बी सेलिंग रूपी, एंड यू विल सेल रूपी, द सेल विल हैपन विथ योर बैंक एट अ लोअर रेट, तो योर एप्लीकेबल रेट वुड बी दिस वन। बाय हायर पे करते, बट येन का तो रेट ही नहीं है। अब 3 months फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है,
फिर बोल रहा है प्राइस ऑफ फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन ऑन परचेज आर एज फॉलोज। स्ट्राइक प्राइस ये है, कॉल ऑप्शन का ये रेट है, पुट ऑप्शन का ये रेट है। फॉर एक्सेस और बैलेंस ऑफ येन कवर्ड द फर्म वुड यूज फॉरवर्ड रेट एज फ्यूचर स्पॉट रेट। तो ये लाइन का उतना कोई अभी महत्व नहीं है, अभी दिमाग में लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, राउंड ऑफ कर लो टू नियरेस्ट रुपीज, ठीक है, एक्सेप्ट रेट्स। तो रेट को राउंड ऑफ मत करना, बट बाकी अमाउंट को राउंड ऑफ कर सकते हो। एनालाइज एंड इन्फर ऑन विच द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट एडवांटेजेस टू सॉन्टेक्स फॉरवर्ड कवर की करेंसी ऑप्शन। तो फॉरवर्ड कवर में अगर जाएगा तो 1 करोड़ येन के लिए फॉरवर्ड रेट पे रुपी सेल करेगा, तो ये रेट पे सेल करेगा। तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 1.5726 करना पड़ेगा। अब ये डिवाइड क्यों होगा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रेट तो उल्टा रेट दिया हुआ है ना, मतलब दूसरे करेंसी का रेट दिया हुआ, INR का रेट दिया हुआ, और आपको कन्वर्ट करना है येन। तो येन के लिए INR रेट यूज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर येन के लिए येन का रेट होता तो मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे INR का रेट दिया हुआ बोल के 1 करोड़ बाई 1.5726 करोगे, देखो यहाँ पर आंसर आ गया, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 63.5। ऐसे मैंने डेसिमल में लिख दिया है, बट एक्चुअली एग्जाम एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रॉपर लिखो। 2 2 4 2 6 1 7 डिवाइडेड बाई 1.5726, तो ये आ रहा है जैसे 63 58 896। यहाँ पे बोले राउंड ऑफ कर सकते हो, बट रेट में मत करना, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, तो पहले चूज करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन लेंगे पुट ऑप्शन। तो ये सब जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, देखो स्ट्राइक प्राइस ऑफ येन, तो ये पर रुपी वाला ही दिया हुआ है, कॉल ऑप्शन भी पर रुपी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, येन को बाय करना है और रुपी को सेल करना है। तो जब रुपी को सेल करना, और ऑप्शन किसका दिया हुआ है, ऑप्शन रुपी पे दिया हुआ है, तो रुपी सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम जब आएंगे, तो हम जब पेमेंट करेंगे एज एन इम्पोर्टर, तो हम अपना रुपी को सेल करके येन लेंगे। तो हमारा फियर क्या है कि अगर रुपी और गिर गया तो रुपी सेल करेंगे। अभी हायर वैल्यू पे सेल हो तो अच्छा है ना, लोअर वैल्यू पे सेल हुआ तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डाउन साइड के लिए मैं पुट बाय कर लूँगा रुपी का। तो रुपी का पुट ऑप्शन मेरे को लेना है, मेरे को कॉल ऑप्शन नहीं लेना, पुट ऑप्शन मेरे काम का, कॉल ऑप्शन काम का नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन जो है वो येन का दिया होता तो मैं कॉल ऑप्शन लेता, बट सिंस ऑपोजिट करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है तो मेरे को तो अपना करेंसी को सेल करना है, तो मैं पुट ऑप्शन लूँगा। तो उस केस में मेरा टोटल आउटफ्लो क्या आएगा उस 1 करोड़ येन के लिए, तो पुट ऑप्शन बाय करूँगा तो उसका प्रीमियम अमाउंट ये लगेगा, दिस इज द प्राइस ऑफ फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑप्शन, तो दिस इज इक्वल टू प्रीमियम। तो ये मेरा प्रीमियम लगेगा, और उसके बाद मैं इस प्रीमियम से कैश सेटलमेंट कर लूँगा, राइट। तो उसके कारण मेरा जो भी भाव बाजार में होगा, जो भी भाव बाजार में होगा उसके अगेंस्ट में जो भी मेरा स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस पर मेरे को येन मिल जाएगा या रुपी मैं सेल कर पाऊँगा। तो बेसिक आइडिया क्या है, अभी देखो ना 3 मंथ फॉरवर्ड में भी हम 1.5726 के हिसाब से, एक रुपी में 1.5726 के हिसाब से येन ले रहे हैं। तो अगर स्ट्राइक प्राइस 1.5855 है तो ये और हायर स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस अगर 1.5855 है तो इसका मतलब क्या है, ये और हायर स्ट्राइक प्राइस है। तो हायर तभी मिल पाएगा जब मैं प्रीमियम दूंगा, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब कम रुपी बेचना पड़ेगा ना, मतलब समझ पा रहे हो आप कि 1 करोड़ येन के लिए रुपी कम बेचना पड़ेगा। तो 1.5855 का इंजॉयमेंट के लिए मेरे को पुट ऑप्शन का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1.5855 करेंगे तो उतना तो भुगताना पड़ेगा, बिकॉज उतना मेरे को येन चाहिए, बट उसके पाने के लिए मेरे को ये प्रीमियम देना पड़ेगा। तो देखो 1 करोड़ को हम 1.5855 के हिसाब से सेल कर लेंगे स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, तो वो अमाउंट निकालना इजी था।
अब देखो ये प्रीमियम अमाउंट कितना होगा, तो प्रीमियम अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे देखिए कितना रुपी रुपी हम लोग सेल करने वाले उस दिन, विच इज 63.07। ठीक है, कितना रुपी सेल करने वाले उस दिन 63.07 टू एक्वायर 1 करोड़ येन। तो पुट ऑप्शन का रेट क्या है, येन 0.098 पर रुपी। तो वो पर रुपी जो निकाला जाएगा वो किस हिसाब से निकाला जाएगा, जो इस स्ट्राइक प्राइस से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 63.07 का हमें रुपी सेल करना है, तो 1 करोड़ येन मिल जाएगा। और उसके अगेंस्ट में 1 रुपी पे 0.098 प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 63.07 पे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा 0.098 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करके आ गया, इतना येन देना पड़ेगा 6.1808, है ना। ये लैक्स में है, आप इसको पूरा नंबर्स में लेके कर सकते हैं। और अब फिर से एक ट्रिक देखो, ये जो आया ये रुपी था और ये 0.098 क्या था, येन पर रुपी था। तो येन पर रुपी और रुपी रुपी कट गया तो क्या आया, फिर येन आ गया। तो एक तरह से 6.1808 येन आ गया, एक तरह से क्या आया 6.1808 येन आ गया। तो अपना आंसर तो ओवरऑल रुपी में होना है, तो इस येन को फिर से रुपी में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये किस रेट पे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा इंडियन कंपनी है, इंडियन करेंसी में पेमेंट होके इवैल्यूएशन होगा। तो ये एज पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रूल प्रीमियम इज पेड नाउ। ठीक है, तो नाउ मतलब स्पॉट रेट पे, तो आपको इतना येन भुगताना पड़ेगा एट स्पॉट रेट। तो डिवाइड बाय स्पॉट रेट किया तो इतना रुपी, ये रुपी आ गया वापस, ये रुपी हम लोग प्रीमियम का दे दिए और प्लस इतना देने के कारण ये रेट 1.5855 का रिजर्व हो गया। तो उस पर हम लोगों का येन बाय हो जाएगा 63.07 में, प्लस 4.059 जोड़ा तो ये वैल्यू आ गया। तो ये जो एक कैलकुलेशन है बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है कि वापस उसको कन्वर्ट करना है। प्रीमियम जो है वो तो अभी देना पड़ेगा ना, तो इसलिए एट स्पॉट रेट देना पड़ेगा। तो उसमें स्पॉट रेट का कहानी आ गया। अब ये नहीं क्लिक करता कि ये जैपनीज येन है। हम लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर ये 6.1808 को जोड़ देते हैं। तो ऐसा एक सेम सम क्लास में भी किया हुआ, अपने मैट में भी था, इंस्टीट्यूट मैट में भी था, और वही सम आ गया। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सम वापस से सुनो, 2 बार और देखो तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों में जो कंपेयर करके हमारा सस्ता पड़ रहा है वो ऑप्शन बेटर है। तो जो सस्ता है वो एडवांटेजेस में इंपोर्टर है ना, तो आउटफ्लो होता है इंपोर्टर का, तो ये बेटर ऑप्शन है जिसमें कम आउटफ्लो होगा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होता है ना, आप जो क्वेश्चन छोड़ के जाते हो एग्जाम बोलता है वही पूछेंगे आपसे। 7B देखो, ये भी दिखने में इजी है बट थोड़ा बहुत इसमें ट्विस्ट है। अजंता फार्मा हैज़ एक्वायर्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर 10 million rupees for formulation of TAN Private Limited, a European company. The APL has also planned to import bulk drug rupees 5 million from Cordon Limited, a company in UK. एक्सपोर्ट का पैसा आएगा 3 महीने बाद और इंपोर्ट का देना है 6 months के बाद। Invoicing of these export and import can be done in any currency, which is dollar, euro or pound, at company's choice. Following market codes are available. Premium दिया हुआ है। रिक्वायर्ड इज कौन सा करेंसी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बिल करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझना है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो ₹10 million का है। तो इसको फॉरेन करेंसी में दिया ही नहीं, इस बार इसको दिया है आपका इंडियन रुपीज़ में, और इंपोर्ट को भी दिया रुपीज़ में। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये, अगर ये फॉरेन करेंसी में दिया हो तो थोड़ा इजी भी रहता है, बट ठीक है, रुपी में दिया है तो वो ही ज़्यादा शायद इजी होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 करेंसी की बात हो रही है। तो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डॉलर में बिल कर सकता हूँ, पाउंड में, या फिर यूरो में। तो कौन सा चुनूँगा, तो पहले मेरे को ये जानना है कि करंट में एक्सपोर्ट का इनवॉइस वैल्यू क्या है। तो इस 10 million का इनवॉइस वैल्यू अगर मेरे को देखना है तो मैं स्पॉट रेट से देखूँगा। तो स्पॉट रेट से आप सोचो कि
अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, उसको कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में, यानी उसको सेल करके इंडियन करेंसी में ₹10 मिलियन बना होगा। एक्सपोर्ट किया तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, उसको इंडियन करेंसी में सेल करके ₹10 मिलियन बना होगा। तो मैं इंडियन करेंसी सेल कर रहा हूँ और फॉरेन करेंसी सेल कर रहा हूँ और इंडियन करेंसी बाय कर रहा हूँ। अरे मैं एक्सपोर्टर हूँ ना, तो डॉलर आएगा तो डॉलर सेल करके रुपी ले रहा हूँ, उसका वैल्यू 10 मिलियन है। तो अगर डॉलर का वैल्यू जानना है तो डॉलर सेल करके आया हुआ है ना, डॉलर सेल करके 10 मिलियन आया होगा, तो डॉलर सेल हुआ होगा तो लोअर रेट पे सेल हुआ होगा, तो 82.1 पे ये सेल हुआ होगा। तो उस हिसाब से इनवॉइस वैल्यू डॉलर में क्या रहा होगा, 10 मिलियन बाई 82.1 करके इतना इनवॉइस वैल्यू डॉलर में है। इसी तरह से 77.15 के हिसाब से इतना यूरो में है, इसी तरह से 100.65 के हिसाब से इतना इनवॉइस वैल्यू है हमारा। तो ये एक पहला ट्रिक था। अब हमें जानना है कि कौन सा करेंसी में बिलिंग करें, तो जिसमें सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन होगा वो, तो सबका इंटरेस्ट रेट्स मालूम है, एनुअलाइज प्रीमियम मालूम है बेसिकली, तो आप इससे प्रीमियम से फॉरवर्ड रेट निकाल देंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट कैसे निकलता है, जो भी स्पॉट रेट है प्लस प्रीमियम इनटू पीरियड करके ऐड करके आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए 3 मंथ्स बाद, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ्स बाद आने वाला है, तो अगर हम डॉलर में बिल किए हैं तो 3 मंथ्स बाद डॉलर आएगा, फिर डॉलर सेल करेंगे, तो डॉलर सेल करेंगे तो वही बिड रेट पे सेल होगा। तो इस 82.1 के अगेंस्ट में जो प्रीमियम ऐड करके रेट आएगा उस रेट पे हम रियलाइज कर पाएंगे। करेक्ट। तो आपको इस 82.1 में प्रीमियम 7% इंटू 3/12 करके एक 3 मंथ्स बाद वाला फॉरवर्ड रेट लेना पड़ेगा, विच इज़ कमिंग यू सी 83.537। आप चेक करो, 82.1 पे 7% मारो इंटू 3/12 प्लस 82.1 करो, ये आएगा। इसी तरह से बाकी दोनों का भी सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लिया। तो ये रेट के हिसाब से अगर हमारा रियलाइजेशन होगा, तो इस बार देखना है, ये जो है डॉलर है, तो डॉलर है और ये रेट भी जो है पर डॉलर दिया हुआ है, तो डॉलर के अगेंस्ट में डॉलर का रेट है तो मल्टीप्लाई करना है, 83.3537 से मल्टीप्लाई किया तो इतना रुपीज़ इन मिलियन हम लोग के पास आएगा, या जो भी रुपीज़ ही लिख दिया इतना रुपीज़ आएगा। ऐसे ही आपको 10 मिलियन के अगेंस्ट में ये 10 मिलियन रुपीज़ कैसे आया होगा, यूरो को सेल करके ₹10 मिलियन आया, तो यूरो को सेल किया तो करेंट इनवॉइस वैल्यू 77.15 के हिसाब से निकाला, 3 मंथ्स बाद फॉरवर्ड रेट से इसको जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रहा है। तो इन तीनों में हाईएस्ट जो आ रहा है वो एक्सपोर्टर के लिए बेस्ट है, तो हाईएस्ट जो आ रहा है वो फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो एक्सपोर्टर के लिए डॉलर में बिलिंग करना चाहिए। उसी तरह से आप इंपोर्टर का अपने से ट्राई कर सकते हो। इंपोर्टर के लिए जो लोवेस्ट है वो बेस्ट है, और इंपोर्टर के लिए अगेन उसको 5 मिलियन रुपीज़ का वो इंपोर्ट किया है, तो उसको जो इंपोर्ट किया है वो फॉरेन करेंसी में देना है, तो फॉरेन करेंसी में उसका जो बिल होगा वो ₹5 मिलियन को सेल करके फॉरेन करेंसी बाय करेगा तो वो बिल अमाउंट बनेगा। तो बाय करेगा तो इंपोर्टर के लिए ये हायर रेट एप्लीकेबल होगा, तो इंपोर्टर का इनवॉइस वैल्यू हायर रेट से आ गया, और फिर आप इसी को बढ़ाकर इंपोर्टर का आफ्टर 6 मंथ्स का रेट निकाल दिए यूजिंग दिस एनुअलाइज प्रीमियम, और उस रेट से फिर इंपोर्टर का प्रोसीड्स जो पेमेंट करना है वो आपने निकाल लिया, और इस पेमेंट में जो लीस्ट है वो ऑप्ट कर लेंगे। लीस्ट किस में आ रहा है 5125, तो ये वाला इंपोर्टर ऑप्ट कर लेगा। तो इसको कंक्लूड करना आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मेरे को, सर आप तो अपना पढ़ रहे हो, अपना ही समझा रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई देखो समझ में नहीं आ रहा तो तू थोड़ा सा रिवीजन करेगा, मेहनत करेगा तो ना समझेगा। मेरे को बोल के अपना खुन्नस निकाल के क्या होगा। फाइनल का स्टूडेंट है, अब तो सब आप अपने अपने में ही समझा रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। अरे मैं उनको समझा रहा हूँ जिनका समझा हुआ है, और
जो रिवाइज करके आए हुए हैं, जो एक बार पढ़ के आए हुए हैं, जो 0/सन्नाटा, उनको नहीं समझा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं हम तो सब पढ़ के आए फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई थोड़ा आपका ना मेमोरी में प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको कंसेप्ट ही याद नहीं है। तो मेरा अजम्पशन है कि इसके पीछे कि यू आर ऑलरेडी रिवाइज्ड एवरीथिंग, यू आर रेडी फॉर एग्जाम एंड यू आर जस्ट चेकिंग इवन आफ्टर सॉल्विंग। आपने अपना स्ट्रगल करके ये पेपर में टाइम बिताया मेरे साथ, तब आपको ये समझ में आएगा ना। ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा, मैं तो फटाफट करा रहा हूँ। ये पेपर को मेरे को सॉल्व करने में, आंसर मिला मिला के सब चेक करके करने में, पता है कई बार 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो मैं 4 घंटे तक का वीडियो थोड़ी ना बनाऊंगा, आराम से सॉल्व करूंगा। और अगर मैं समझा ही करूंगा तो 8 घंटे का वीडियो बनेगा। बट आप देख रहे हैं मैंने कितना देर में कराया है, तो मैं कितना समझाऊंगा। हिसाब से तो मेरे को बस सोल्यूशन दे देना चाहिए, फिर भी मैं पेन लेकर वापस आपको समझा तो रहा हूँ। अब आप एक्सपेक्ट कर दो कि पूरा 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 कराओ, जीरो से हाथ पकड़ पकड़ के कराओ। देखो ये पेपर सॉल्विंग की क्लास हो रही है, मेन क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। मेन क्लास में भी मैं उतना हैंड होल्डिंग नहीं करूँगा आपका जो आप सोच रहे हो। मेरे मेरे साथ वो बच्चा चलता है जो मेहनत करता है, साथ साथ पैरेलली रोज पढ़ता है, जो रिवाइज कर करके चीज़ों को याद रखता है। चलो खैर, लास्ट 8 नंबर जो है वो स्ट्रेट क्वेश्चंस है। डिजिटल फाइनेंस का एडवांटेज बोल रहा है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का फीचर्स बोल रहा है, और सिक्योरिटाइजेशन में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ बोल रहा है। अब इस पेपर को देख के एक चीज़ क्लियर होता है कि थ्योरी को इग्नोर मत करो। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे हम फॉरेक्स अच्छे से कर लिया, और फॉरेक्स का ऐसा कांड कर्म वाला क्वेश्चन आ गया, आपका हाथ ही बंद गए। या आप सोच रहे हैं हम कैपिटल बजटिंग और लीजिंग कर लें, बट वो क्वेश्चन इतना लेंदी आ गया कि फिर हाथ बंद गया। तो आपके पास 2 ऑप्शन छोड़ने का है, तो आपने मान लीजिए फॉरेक्स छोड़ दिया और कैपिटल बजटिंग लीजिंग छोड़ दिया, तो बचा हुआ हल्का हल्का क्वेश्चन कर लिया और थ्योरी मार दिया, आ गया ना पास। तो थ्योरी को ना हल्के में मत लीजिए, स्पेशली इन एसएफएम एक क्वेश्चन पूरा थ्योरी मिलता है, तो इसको ना ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कोई सा अचानक से ट्रिकी आ गया ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो थ्योरी जैसे अपने फॉरेक्स में हेजिंग कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में हेजिंग कर रहे हैं, वैसे थ्योरी आपका हेजिंग टूल है। ऐसे आप ट्राई करो पूरा प्रैक्टिकल करने का। अगर आपको लग रहा है कि इजी छोटा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल प्रैक्टिकली करें, बट थ्योरी आपको हेज करने में हेल्प करे। अब कोई सा भी हार्ड आ गया जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, या थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है ना, तो थ्योरी बहुत हेल्प करता है। तो थ्योरी के लिए जो मैराथन वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ उसको एक बार सुन लीजिए, उसका एक बार नोट्स बना के उसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, तो इट विल हेल्प यू फॉर 1 क्वेश्चन एट लीस्ट। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। और तब तक आप एक बार हो सके तो ये पेपर का वीडियो लेकर फिर से बैठ जाओ, या सारे क्वेश्चंस को लेकर एक बार फिर से बनाओ प्रॉपर। टाइम शॉर्ट है का गाना मत गाओ, ठीक से बनाओ, चीज़ को समझो कि अगर यही क्वेश्चन वापस आ गया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। खाली एक बार देखने से नहीं होगा, वापस करना पड़ेगा बिना देखे, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। और कोई सवाल हो तो मैं हूँ ना। ओके, आई विल सी यू सून, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।